रीबर्थ ऑफ मिस्टर किंग एपिसोड 12। अभिमन्यु इप्सिता को बुलाने के लिए उसके रूम के अंदर आया। उसने रूम के अंदर आते ही धीमी आवाज में पूछा, इप्सिता, आप रेडी हो गई? इप्सिता, जो झुककर अपनी हिल बंद करने की कोशिश कर रही थी, उसने अपनी नजर ऊपर उठाई और झुकाने की वजह से चेहरे पर आते हुए अपने बालों को पीछे करते हुए कहा, हाँ, हम बस हील पहन ले, हम ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। इप्सिता की नजर जैसे ही अभिमन्यु पर गई, वो उसे देखते ही रह गई, क्योंकि अभिमन्यु ने उसके गाउन से मैचिंग मैरून वेलवेट 3 पीस सूट पहन रखा था और उसे पर एक चमकता हुआ डायमंड ब्रोच भी लगा हुआ था, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। अभिमन्यु ने अपनी बियर्ड अच्छे से सेट कर रखी थी, उसके बाल भी पूरी सेटिंग स्प्रे के साथ परफेक्टली सेट थे। अभिमन्यु ने बहुत ही अच्छा परफ्यूम लगाया था। वो जैसे ही रूम में आया, पूरा रूम उसके परफ्यूम से महक रहा था। इप्सिता अभिमन्यु की तरफ देखती ही रह गई। अभिमन्यु की नजर जैसे ही इप्सिता पर गई, वो इप्सिता को देखकर वही अपनी जगह पर रुक गया। वो दोनों एक दूसरे को बस देखते ही जा रहे थे। उन दोनों की नजरें एक दूसरे पर टिकी थी। अभिमन्यु ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इप्सिता भी यह मरून वाला गाउन पहनेगी। उन दोनों के कपड़े बिल्कुल मैच कर रहे थे, किसी परफेक्ट कपल आउटफिट की तरह। अभिमन्यु ने इप्सिता को देखकर अपने मन में कहा, इप्सिता तो कितनी खूबसूरत लग रही है, क्या हम इन्हें मैच कर पाएंगे जरा सा भी? अपने आप से यह सवाल करते हुए भी वो इप्सिता को देखा ही जा रहा था। इप्सिता ने जैसे ही यह नोटिस किया, उसने खुद ही अपनी नजरें अभिमन्यु की तरफ से हटाई और एक प्यारी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई थी और अभिमन्यु को सामने देखकर ब्लश करते हुए उसके दोनों गाल काफी ज्यादा लाल हो गए थे, जितना कि मेकअप वाला ब्लश यूज करने से भी नहीं हुए थे। उसने अपनी हिल्स की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, बस हम रेडी हो गए, ये हील पहन ले। इप्सिता जैसे ही झुकी, उसके बाल फिर से वापस उसके मुंह पर आने लगे, जिससे उसे कुछ भी दिख नहीं रहा था। काफी इरिटेट होकर इप्सिता ने अपने बालों को चेहरे से हटाया, लेकिन वो फिर से चेहरे पर आ गए। अभिमन्यु वहीं पर चुपचाप खड़ा उसे देखे जा रहा था। जब अभिमन्यु ने देखा कि इप्सिता ने बड़ी मुश्किल से अपनी एक पैर की हील बंद की, वह दूसरे पैर की हील उठाकर उसे पहन ही रही थी। अभिमन्यु आगे बढ़ा और उसने इप्सिता के हाथ से उसकी हील ले ली, तो उसके ऐसा करने पर इप्सिता अभिमन्यु की तरफ हैरानी से देखने लगी। अभिमन्यु ने इप्सिता के बिल्कुल करीब आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए पूछा, मैं आए? इप्सिता पहले तो अभिमन्यु को मना करने जा रही थी, लेकिन फिर उसने जब रियलाइज किया कि उसे इतनी हैवी गाउन और ऊपर से खुले बालों के साथ झुककर हील बंद करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसने फिर अभिमन्यु को मना नहीं किया। अभिमन्यु ने नीचे झुककर इप्सिता के पैरों में बड़े प्यार से वह हील डाली और उसे बंद करने लगा। इस समय वहां का एटमॉस्फेयर काफी अच्छा हो गया था। वो दोनों बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे मानो कोई प्रिंस अपनी प्रिंसेस को हील पहन रहा हो। जैसे ही हील बंद हुई, अभिमन्यु ने इप्सिता की तरफ देखते हुए कहा, आप बहुत प्यारी लग रही है, इप्सिता। इप्सिता अभिमन्यु के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर और भी ज्यादा ब्लश करने लगी। अब उसके गाल बिल्कुल गुलाबी हो गए थे, इसलिए वो मुस्कुराते हुए इधर उधर देखने लगी और कुछ भी बोल नहीं पाई उसकी तारीफ की जवाब में। अभिमन्यु भी यह बात समझ गया, इसलिए उसने इप्सिता की तरफ देखते हुए कहा, अब आप रेडी हैं तो चले? इप्सिता ने हाँ में अपना सिर हिलाया। इप्सिता भी अभिमन्यु की तारीफ करना चाह रही थी, लेकिन उसने अभिमन्यु से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे लगा था अगर वह तारीफ करेगी तो पता नहीं अभिमन्यु क्या सोचेगा। वैसे वह लगा तो बहुत हैंडसम रहा था कि इप्सिता की नजरें एक पल के लिए भी उसके चेहरे से है नहीं रही थी, और यह बात कहीं ना कहीं अभिमन्यु को भी समझ आ रही थी, लेकिन उसने यह बात जाहिर नहीं की। इप्सिता ने भी कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप अभिमन्यु के साथ रूम से बाहर निकल आए। जैसे ही अभिमन्यु सीढ़ियों पर पहुंचा, उसने इप्सिता की तरफ देखा। वो एक कदम आगे बढ़ा, फिर उसने अपना हाथ इप्सिता की तरफ बढ़ाया। इप्सिता ने एक हाथ से अपने गाउन को थोड़ा सा पकड़ा और उसने दूसरा हाथ अभिमन्यु के हाथ में दे दिया। अभिमन्यु ने इप्सिता का हाथ पकड़कर सीढ़ियों से नीचे उतारा, क्योंकि उसे याद था इप्सिता हील में इतनी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहती। जैसे ही वो दोनों हॉल में आकर खड़े हुए, अभिमन्यु ने दरवाजे पर खड़े ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहा, कार निकालो। कुछ ही सेकंड में उसकी वो पोश कार सीधे विला के बाहर आकर खड़ी हो गई। शांता काकी उन दोनों की तरफ देखकर बोली, बहुरानी सा, आप बड़ी ही प्यारी लग रही है, और कुंवर सा, आपका तो क्या ही कहने, आप दोनों को भगवान हर बुरी नजर से बचाए। इतना बोलकर शांता काकी ने उन दोनों की एक साथ बलाई ली। इप्सिता उन्हें ऐसा करते देखकर मुस्कुराने लगी। अभिमन्यु ने इप्सिता का हाथ पकड़ा और वो लोग विला से बाहर निकले। अभिमन्यु ने इप्सिता को कार में बैठने में हेल्प की और खुद भी इप्सिता के साइड में आकर बैठा।
उन लोगों को जिस पार्टी में जाना था उसका वेन्यू विला से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए 10 मिनट में ही वो लोग मुंबई शहर के एक बहुत ही फेमस होटल के एक बड़े से पार्टी लॉन में पहुंचे। जैसे ही पार्टी लॉन के बाहर कार रुकी, बाहर खड़े गेट कीपर ने जल्दी से आकर कार का गेट खोला। अभिमन्यु कार से बाहर उतरा। इप्सिता कार से बाहर उतर ही रही थी कि अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़ लिया। इप्सिता अभिमन्यु की तरफ देखकर बोली, थैंक यू। वो लोग सामने बनी कुछ सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर गए। उस पार्टी लॉन का गेट खुला। वो पार्टी लॉन काफी अच्छी तरह से डेकोरेटेड था और उसमें काफी सारे लोग पहले से ही मौजूद थे। अभिमन्यु ने इप्सिता की तरफ देखा। इप्सिता ने अभिमन्यु का हाथ पकड़ लिया और वह दोनों जैसे ही पार्टी हॉल के अंदर आए, वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें उन दोनों पर ही टिक गई। वहां मौजूद हर इंसान एक नजर अभिमन्यु और इप्सिता को ही देख रहा था, क्योंकि वो दोनों एक साथ एक परफेक्ट कपल की तरह लग रहे थे। वही इप्सिता तो हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। कुछ लोग तो इप्सिता की तरफ से अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रहे थे। इप्सिता ने जैसे ही यह बात महसूस की कि सबकी नजरें उसे पर ही है, तो उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल हुआ। उसने अभिमन्यु का हाथ और कसकर पकड़ लिया। जैसे ही इप्सिता ने अभिमन्यु के हाथ को कसकर पकड़ा, अभिमन्यु समझ गया कि शायद इप्सिता थोड़ी अनकंफर्टेबल हो रही है। अभिमन्यु ने इप्सिता की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, रिलैक्स इप्सिता, आपको इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है। ये सब हमारे कॉलीग्स हैं। चलिए हम आपको सबसे मिलवाते हैं। इप्सिता ने अभिमन्यु की बात सुनी तो उसने अपने मन में कहा, हमें ऐसे ही हर किसी से मिलना तो पसंद नहीं है, लेकिन आप यहाँ पार्टी में आए हैं तो मिलना पड़ेगा। हम सीधे ही मन तो नहीं कर सकते, अभिमन्यु को बुरा लगेगा। और यहाँ पर तो हर किसी ने गोल्डन और मैरून कलर के ही कपड़े पहने हुए हैं, शायद ये पार्टी का थीम होगा, लेकिन फिर भी हमारे जैसा गाउन किसी का भी नहीं है और अभिमन्यु के जैसा ड्रेस भी, बट कलर यही है। शायद यह एक कलर थीम पार्टी होगी जिसमें ये 2 कलर ऑप्शन है। वहां पार्टी में पहले से ही आए हुए सारे लोगों की तरफ देखते हुए इप्सिता मन ही सारी बातें सोच रही थी, क्योंकि वह अभी फिलहाल अभिमन्यु से ये सब नहीं कह सकती थी कि उसे किसी से नहीं मिलना। इप्सिता अभिमन्यु का हाथ पकड़कर ही उसके साथ साथ चल रही थी। अभिमन्यु भी जैसे ही वहां पर पहुंचा, सभी लोग अभिमन्यु से बात करने के लिए उसके पास आने लगे। तभी अभिमन्यु ने अपने सामने खड़े एक आदमी की तरफ देखते हुए कहा, हेलो मिस्टर बजाज। सामने खड़े उस आदमी ने अभिमन्यु से हाथ मिलाते हुए कहा, कुंवर सा, आपको यहाँ देखकर हमें बड़ा अच्छा लगा। हम तो सोच रहे थे कि शायद आपको अपने काम में अभी इतने ज्यादा बिजी हैं, तो शायद पार्टी में आने का टाइम भी नहीं मिल पाएगा आपको। इस पर अभिमन्यु ने सीरियस वे में कहा, ऐसे कैसे सोच लिया आपने? हमारी प्रोजेक्ट की पार्टी होगी और हम ही नहीं आएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? अभिमन्यु की यह बात सुनकर वहां मौजूद बाकी के जितने भी लोग थे वो इप्सिता की तरफ देख रहे थे। वही इप्सिता बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। वो वहां मौजूद किसी भी इंसान को नहीं जानती थी, उसके लिए वो सब बिल्कुल अजनबी थे। इप्सिता को ऐसे चुप खड़ा देखकर वहां मौजूद लोगों ने अभिमन्यु के सामने आकर कहा, पर कुंवर सा, वैसे आपके साथ यह खूबसूरत लेडी कौन है? अभिमन्यु इप्सिता की तरफ देखकर उन्हें इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोला, लेट मी इंट्रोड्यूस जेंटलमैन, शी इज माई फियांसे एंड सून टू बी वाइफ, इप्सिता सूर्यवंशी। जैसे ही अभिमन्यु ने यह बात कही, वो वहां मौजूद जितने भी लोग थे वो सब बिल्कुल शॉक हो गए। उन्होंने आपस में धीरे धीरे बात करते हुए कहा, अच्छा तो यही है कुंवर सा की होने वाली पत्नी। वैसे मानना पड़ेगा है तो ये बड़ी ही खूबसूरत, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये इतनी प्यारी होगी। अब जब कुंवर सा इतने हैंडसम है तो उनकी वुड बी वाइफ तो होगी ही इतनी खूबसूरत। हाँ, और इनका तो नाम भी बड़ा प्यारा है, इप्सिता सूर्यवंशी। वो मौजूद सभी लोग इसी तरह की बातें कर रहे थे जो कि इप्सिता और अभिमन्यु के कानों में भी पड़ रही थी। उन सारे आदमियों के बीच में खड़े एक अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा, अच्छा तो इसका मतलब ये सूर्यवंशी परिवार की बेटी है, बहुत नाम सुना है उनका भी। दूसरे आदमी ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ वह भी राज परिवार है, लेकिन राजवंशी परिवार जैसा अब उनका ठाट बाट नहीं रह गया है, लेकिन फिर भी हैसियत में बराबर ही है। पहला आदमी मायूसी से बोला, हाँ बराबरी वालों में ही रिश्ते होते हैं, नहीं तो हम लोगों की कहाँ इतनी अच्छी किस्मत की हमारी बेटियों को राज परिवार के कुंवर का रिश्ता आए। दूसरे आदमी ने कहा, लेकिन जो भी कहो जोड़ी बहुत अच्छी है दोनों की, बस किसी की बुरी नजर ना लगे। अभिमन्यु उन सब की बात सुनकर इप्सिता की तरफ देखने लगा। इप्सिता अभी भी बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी, वो किसी से भी कुछ बोल नहीं रही थी। तो अभिमन्यु ने इप्सिता की तरफ देखा और उसके कान के पास जाकर धीमी आवाज में कहा,
वैसे हमें ऐसा लग रहा है शायद आप बोर हो रही हैं। इप्शिता अभिमन्यु की बात सुनकर धीरे से अपना सिर हिलाते हुए बोली, सच कहे तो हाँ थोड़ा सा, लेकिन जब तक आप हैं हमारे साथ तब तक हम इतने भी बोर नहीं होंगे। अभिमन्यु इप्शिता की बात सुनकर मन ही मन मुस्कुराया। उसने धीमी आवाज में कहा, डोंट वरी, हम आपको पार्टी में अकेला नहीं छोड़ेंगे। इप्शिता अभिमन्यु की बात सुनकर तसल्ली से मुस्कुरा दी और उसने फिर से अभिमन्यु का हाथ पकड़ लिया। तभी अभिमन्यु वहां पर अपने किसी बिजनेस पार्टनर से बात कर ही रहा था। तभी वेटर हाथ में वाइन और बियर के ग्लासेस लेकर आया और वो इप्शिता के सामने आकर खड़ा हो गया। इप्शिता जब से वहां पहुंची थी उसने कुछ भी नहीं खाया था, तो उसका गला थोड़ा सूख रहा था। इसलिए इप्शिता ने अन ग्लासेस की तरफ देखा और वो अपना हाथ बढ़ाकर एक गिलास उठाने जा ही रही थी। अभिमन्यु की नजर इप्शिता की तरफ गई और उसने वेटर की तरफ देखते हुए पूछा, वेट अ मिनट, इज दिस अ सॉफ्ट ड्रिंक? वेटर ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नो सर, इट्स बियर एंड वाइन। जैसे ही वेटर ने ये बात कही इप्शिता ने अपना हाथ तुरंत पीछे कर लिया क्योंकि वो ड्रिंक नहीं करती थी। अभिमन्यु उसे इस तरह हाथ पीछे करते देखकर अपने मन में बोला, हम भी कितने इडियट हैं। इतनी देर हो गई हमें यहाँ पर आए हुए और हमने इप्शिता से एक बार भी कुछ नहीं पूछा। वो इतनी देर से आए हैं, उन्हें प्यास लगी होगी। इप्शिता जब से वहां पहुंची थी उसने कुछ भी नहीं खाया था, तो उसका गला थोड़ा सूख रहा था। इसलिए इप्शिता ने उन ग्लासेस की तरफ देखा और वो अपना हाथ बढ़ाकर एक गिलास उठाने जा ही रही थी। अभिमन्यु की नजर इप्शिता की तरफ गई और उसने वेटर की तरफ देखते हुए पूछा, वेट अ मिनट, इज दिस अ सॉफ्ट ड्रिंक? वेटर ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नो सर, इट्स बियर एंड वाइन। जैसे ही वेटर ने ये बात कही इप्शिता ने अपना हाथ तुरंत पीछे कर लिया क्योंकि वो ड्रिंक नहीं करती थी और ऐसे अभिमन्यु के सामने तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। अभिमन्यु उसे इस तरह हाथ पीछे करते देखकर अपने मन में बोला, हम भी कितने इडियट हैं। इतनी देर हो गई हमें यहाँ पर आए हुए और हमने इप्शिता से एक बार भी कुछ नहीं पूछा। वो इतनी देर से आए हैं, उन्हें प्यास लगी होगी। अभिमन्यु ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसने वेटर की तरफ देखते हुए कहा, जाए सॉफ्ट ड्रिंक या फिर फ्रूट जूस लेकर आए। अभिमन्यु का ऑर्डर सुनते ही वो वेटर तुरंत वहां से मुड़ा और चला गया। थोड़ी ही देर बाद वो ऑरेंज जूस लेकर आया। अभिमन्यु ने एक ऑरेंज जूस का ग्लास उठाया और उसे इप्शिता के हाथ में देते हुए कहा, ये लीजिए जूस। सॉरी, हमने यहाँ पर आकर आपसे ड्रिंक के लिए पूछा ही नहीं। इप्शिता अभिमन्यु के हाथ से ग्लास लेते हुए कहा, इट्स ओके। इप्शिता जूस का ग्लास अपने मुंह तक लेकर गई और उसे पीने लगी। अभिमन्यु वहीं खड़े अपने बाकी के लोगों से बात कर रहा था। तभी अचानक से अभिमन्यु की नजर सामने की तरफ खड़ी एक लड़की पर पड़ी। उसका पूरा चेहरा अभिमन्यु को नहीं दिखा, लेकिन जितना चेहरा दिखा था उसे देखकर अभिमन्यु वही अपनी जगह पर रुक गया। उसने अपने मन में कहा, अभी हमने किसकी झलक देखी, क्या ये वो? अभिमन्यु इतना सोच रहा था, फिर वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड होते हुए बोला, हाँ, हो सकता है। यह इम्पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि इस पार्टी में वो आ सकती है। अगर वो यहाँ आए हैं तो हम उससे दूरी बनाकर रखेंगे। अभिमन्यु ये सोच ही रहा था, तभी सामने से अभिमन्यु के कंपनी के कुछ कलीग्स आए और वो इप्शिता को देखकर वही अभिमन्यु के सामने आकर ही रुक गए। कंपनी के मैनेजर ने अभिमन्यु के बगल में खड़ी इप्शिता को थोड़ा हैरानी से देखते हुए पूछा, कुंवर सा, आपने तो कहा था कि आप अकेले आएंगे। इप्शिता ने जैसे ही यह बात सुनी वो उस आदमी की तरफ ही देखने लगी। तभी अभिमन्यु ने इप्शिता की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, पहले तो हमारा प्लान अकेले आने का ही था, लेकिन फिर जब हमारी फियांसे इस पार्टी में आने के लिए मान गई तो हमने सोचा इन्हें भी ला सकते हैं। इनसे मिलिए इप्शिता, ये है हमारी कंपनी के मैनेजर नीतीश। हमारे इस प्रोजेक्ट को यही देख रहे हैं और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। जैसे ही उस मैनेजर ने सुना कि यह अभिमन्यु की होने वाली वाइफ है, वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, हेलो एंड वेलकम मैम। इप्शिता ने उसके हाथ की तरफ देखा, फिर वो अभिमन्यु की तरफ देखने लगी। उस मैनेजर ने खुद ही अपना हाथ पीछे कर लिया। वो अपना हाथ जोड़ते हुए बोला, मैम आपको और कुछ चाहिए? इप्शिता ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नो थैंक्स, हमारे लिए ये जूस ही काफी है। इतना बोलकर इप्शिता ने जूस का एक सिप लिया और वह वहीं चुपचाप खड़ी हो गई। वो सब लोग अभिमन्यु से बात कर रहे थे। इप्शिता चुपचाप उन सब की बातें सुन रही थी, क्योंकि जिस तरह से वह सब अभिमन्यु की इज्जत कर रहे थे और इतनी रिस्पेक्ट के साथ उससे बात कर रहे थे, ये सब देखकर कहीं ना कहीं इप्शिता को अब अभिमन्यु पर काफी प्राउड हो रहा था। वो अभिमन्यु और उन सब की तरफ देखकर अपने मन में बोली,
अब हमें धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि अभिमन्यु सच में कितने अच्छे इंसान हैं। उन्होंने जितनी हमारी मदद की है, बाकी लोगों के साथ भी इतने ही हम्बल रहते हैं, तभी तो उनके कलीग्स इनकी इतनी इज्जत कर रहे हैं। अच्छा हुआ एक तरह से देखा जाए, जो हम इस पार्टी में आ गए। इसी बहाने हम थोड़ा और अभिमन्यु को जान पाए। इप्सिता के मन में कहीं ना कहीं अभिमन्यु को लेकर इज्जत बढ़ती जा रही थी। पहले ही अभिमन्यु ने इप्सिता की इतनी मदद की थी, जिस वजह से इप्सिता को अभिमन्यु पर ट्रस्ट तो हो गया था, लेकिन अब इप्सिता अभिमन्यु के बिहेवियर और उसकी पर्सनैलिटी को भी समझ रही थी। इप्सिता के मन में अभिमन्यु के लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो रहा था। अभिमन्यु के चेहरे की तरफ देखते हुए इप्सिता हल्का सा मुस्कुराई। वो बड़ी ही प्यार भरी नजरों से अभिमन्यु की तरफ देख रही थी। अभिमन्यु अपने उन कॉलीग्स से बात करके इप्सिता की तरफ देखने लगा। उसे इस तरह से मुस्कुराते देखकर अभिमन्यु ने कहा, क्या बात है इप्सिता, आप हमें देखकर इस तरह से मुस्कुरा क्यों रही है? हमारे फेस पर कुछ लगा है क्या? अभिमन्यु की बात सुनकर तुरंत इप्सिता अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमाते हुए बोली, अरे नहीं, वो तो हम बस ऐसे ही देख रहे थे, वैसे कुछ नहीं लगा आपके फेस पर। अभिमन्यु इप्सिता को इस तरह से सकपकाते देखकर धीरे से उसके करीब आया और उसके कान के पास उसने अपनी डिप वॉइस में कहा, वैसे आप चाहे तो हमें डायरेक्टली भी देख सकती हैं, फ्यांसे हैं हम आपके, हक बनता है आपका हम पर। अभिमन्यु उसे इस तरह अपनी नजरें चुराते देखकर हल्का सा मुस्कुराया। तभी कुछ दूसरे बिजनेसमैन वहां पर आए और उन्होंने अभिमन्यु के पास आकर कहा, कुंवर सा, कितनी देर से हम आपका इंतजार कर रहे थे, लेकिन आप अब तक हमसे मिलने नहीं आए। अभिमन्यु ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर अग्निहोत्री, हम तो काफी देर से यहाँ आए हुए हैं, आपने ही शायद हमें ढूंढने में देर कर दी। इप्सिता उनकी तरफ देख ही रही थी। अभिमन्यु ने उन्हें भी इप्सिता से मिलवाया। अभिमन्यु ने कहा, इप्सिता, इनसे मिलिए, यह है मिस्टर अग्निहोत्री, हमारे सबसे पुराने बिजनेस पार्टनर और हमारे बाबा सा के बहुत पुराने दोस्त भी हैं। इप्सिता उनकी तरफ देख रही थी। अभिमन्यु उनसे बातें करने लगा और थोड़ी ही देर में वह लोग वहां से चले गए। अभिमन्यु इप्सिता की तरफ देखकर बोला, इप्सिता, आप हमारे साथ खड़े खड़े थक तो नहीं गई है ना? अगर आपको बैठना हो तो आप आराम से बैठ सकती हैं। इप्सिता ने अभिमन्यु की आंखों में अपने लिए फिक्र साफ दिख रही थी। उसने उसे मना करते हुए कहा, नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं थके हैं, आप आराम से सबसे बात कर सकते हैं, हम यहाँ पर ही हैं आपके साइड में। अभिमन्यु इप्सिता की बात सुनकर मुस्कुराया। अचानक से अभिमन्यु की नजर सामने एक 3 पीस सूट पहने हुए लड़के के बगल में खड़ी हुई एक लड़की पर गई, जिसने अपने बालों को हाफ कर्ल्स कर रखा था। उसने घुटनों तक एक बड़ी ही फैंसी शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी, जिसकी एक साइड पर स्लिप थी और दूसरी साइड बिना स्लिप की बनी हुई थी। दिखने में वह काफी डिजाइनर ड्रेस लग रही थी, लेकिन उस लड़की पर ज्यादा सूट नहीं कर रही थी। उस लड़की ने हैवी मेकअप कर रखा था और वह अपने बगल में खड़े हुए लड़के के साथ काफी चिपक कर खड़ी हुई थी। अभिमन्यु की नजर जैसे ही उस लड़की पर गई, उसने अपने मन में कहा, मतलब हमारा शक सही था, वो यहाँ पर सच में है। अभिमन्यु उसे देखकर गुस्से से घूरने लगा। अभिमन्यु के चेहरे के एक्सप्रेशंस को चेंज होते देखकर इप्सिता थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई। उसने अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहा, क्या बात है, आप इतने गुस्से में घूरते हुए किसे देख रहे हैं अभिमन्यु? अभिमन्यु ने जैसे ही इप्सिता की आवाज सुनी, वह इप्सिता की तरफ देखकर अजीब तरह से मुस्कुराते हुए बोला, हम किसी को भी तो नहीं। अभिमन्यु को इस तरह से इतना अजीब बिहेव करते देखकर इप्सिता पीछे की तरफ मुड़कर देखने लगी। वो यही देखना चाहती थी कि आखिर अभिमन्यु किसे देख रहा था, लेकिन अभिमन्यु ने इप्सिता को पीछे मुड़ने ही नहीं दिया। उसने इप्सिता के कंधे पर हाथ रखा और उसके गाल पर अपना हाथ रखकर उसके चेहरे को अपनी तरफ मोड़ते हुए कहा, यह आपके गालों पर कुछ लगा है शायद। इतना बोलकर अभिमन्यु इप्सिता के बिल्कुल करीब गया और उसके गाल पर यूं ही अपने हाथ से कुछ हटाने का नाटक करने लगा। इप्सिता अभिमन्यु के हाथ को अपने गाल पर टच होते देखकर थोड़ी सी शर्मा गई। वो वहां मौजूद बाकी सब लोगों की तरफ देखने लगी, क्योंकि जब अभिमन्यु उसके गाल पर अपना हाथ रख रहा था तो वहां आसपास मौजूद लोग सब उन्हें ही देखने लगे। इप्सिता ने अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहा, क्या कर रहे हैं आप अभिमन्यु, सब लोग हमें ही देख रहे हैं? जैसे ही इप्सिता ने यह बात कही, अभिमन्यु ने तुरंत अपना हाथ नीचे कर लिया और अभिमन्यु धीमी आवाज में बोला, सॉरी, वो हम। इप्सिता ने अभिमन्यु की बात बीच में ही काटते हुए कहा, इट्स ओके। अभिमन्यु ने इप्सिता की तरफ से अपनी नजरें हटाकर दूसरी तरफ मौजूद कुछ लोगों से बात करने में बिजी हो गया। इप्सिता अभी भी चुपचाप वहीं खड़ी थी। उसने अपने गाल हल्के से टच किया, जहां पर अभी अभिमन्यु का हाथ था। उसके टच को फील करते हुए इप्सिता हल्का सा मुस्कुराने लगी।
तभी अचानक से इप्शिता को अपनी साइड से निकलते हुए किसी का धक्का लगा। इप्शिता के हाथ में जो जूस का ग्लास था वो इप्शिता के कपड़ों पर गिर गया। इप्शिता ने जूस गिरते ही तेज आवाज में कहा, अरे आराम से आप, और यह हमारे कपड़े। इससे पहले इप्शिता उस आदमी को देख पाती, उसने अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमाई और उसने इप्शिता से माफी मांगते हुए कहा, आई एम सो सॉरी। इतना बोलकर वो हड़बड़ी में वहां से आगे निकल गया। इप्शिता उसकी तरफ देखने लगी। वो आदमी इप्शिता से ऑलमोस्ट 4-5 इंच लंबा था। उसने भी पार्टी वाले ही कपड़े पहन रखे थे, लेकिन वो सॉरी बोलकर इतनी तेज कदमों से वहां से आगे बढ़ा कि इप्शिता उसका चेहरा ही नहीं देख पाए। उस आदमी के आगे चले जाने के बाद बहुत ही मायूसी से इप्शिता ने अपने कपड़ों पर गिरे हुए जूस की तरफ देखा, जिसकी वजह से उसकी इतनी अच्छी खासी ड्रेस खराब हो गई थी, तो इप्शिता का एकदम ही चेहरा उतर गया। वो आदमी भी आगे चला गया था, तो इप्शिता भला किसे और क्या बोलते, वो बस मायूसी से एक गहरी सांस लेते हुए अपने कपड़ों की तरफ ही देखने लगी। वहीं पर साइड में खड़े अभिमन्यु ने भी उसकी आवाज सुन ली थी। उसकी आवाज सुनकर पलटकर उसकी तरफ देखते हुए वो बोला, क्या हुआ इप्शिता, आप ठीक है ना? इप्शिता ने अपने कपड़ों की तरफ देखते हुए कहा, ये जूस हमारे कपड़ों पर गिर गया, पूरी ड्रेस खराब हो गई। अभिमन्यु इप्शिता को परेशान होते देखकर बोला, इट्स ओके, कोई बात नहीं, आइए हम आपको वॉशरूम ले चलते हैं, आप अभी इसे साफ कर लीजिएगा, ये ठीक हो जाएगा। इप्शिता ने धीरे से अपना सिर हिला दिया, क्योंकि फिलहाल इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, और वो अभिमन्यु के साथ वॉशरूम की तरफ जाने लगी। अभिमन्यु ने इप्शिता से पूछा, आप इसे साफ कर लेंगी ना, या हम किसी को बुलवाएं? इप्शिता ने मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, इट्स ओके, हम कर लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। इतना बोलकर इप्शिता वॉशरूम के अंदर चली गई और उसने वॉशरूम के अंदर जाकर अपना फोन वहीं वॉश बेसिन के साइड पर रखा। इप्शिता ने टिश्यू पेपर उठाए और अपने कपड़ों पर गिरे हुए जूस को वह साफ करने लगी। इप्शिता अपने कपड़ों को साफ कर ही रही थी कि तभी उसका मोबाइल फोन बजा। इप्शिता ने फोन की तरफ देखते हुए कहा, नंदिनी, तुम्हें भी इसी टाइम कॉल करना होता है जब हम ऐसी किसी प्रॉब्लम में होते हैं। इतना बोलकर इप्शिता ने एक बार नंदिनी का कॉल इग्नोर कर दिया और वह अपने कपड़ों को जल्दी जल्दी साफ करने लगी, क्योंकि उसे पता था अगर ज्यादा देर हो गई और वह सूख गया तो उसकी ड्रेस पर दाग पड़ जाएगा, और इप्शिता नहीं चाहती थी कि इतनी अच्छी ड्रेस खराब हो जाए। इसके अलावा बोलो कभी पार्टी में ही थे तो ऐसी स्टेन लगी हुई ड्रेस पहनकर वहां पार्टी में रहना काफी एम्बेरेसिंग हो जाता, क्योंकि हर किसी को तो वह नहीं समझ सकते थे ना कि उसकी ड्रेस पर आकर वह दाग कैसे लगा, जूस यहाँ पर पार्टी में ही गिरा था। इसलिए इप्शिता काफी ध्यान से वो साफ कर रही थी, सुनाने लगे हुए शीशे में देखकर। इप्शिता ने मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, इट्स ओके, हम खुद से साफ कर लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। इतना बोलकर इप्शिता वॉशरूम के अंदर चली गई और उसने वॉशरूम के अंदर जाकर अपना फोन वहीं वॉश बेसिन के साइड पर रखा। इप्शिता ने टिश्यू पेपर उठाए और अपने कपड़ों पर गिरे हुए जूस को वह साफ करने लगी। इप्शिता अपने कपड़ों को साफ कर ही रही थी कि तभी उसका मोबाइल फोन बजा। इप्शिता ने फोन की तरफ देखते हुए कहा, नंदिनी, तुम्हें भी इसी टाइम कॉल करना होता है जब हम ऐसी किसी प्रॉब्लम में होते हैं। इतना बोलकर इप्शिता ने एक बार नंदिनी का कॉल इग्नोर कर दिया और वह अपने कपड़ों को जल्दी जल्दी साफ करने लगी, क्योंकि उसे पता था अगर ज्यादा देर हो गई और वह सूख गया तो उसकी ड्रेस पर दाग पड़ जाएगा, और इप्शिता नहीं चाहती थी कि इतनी अच्छी ड्रेस खराब हो जाए। इसके अलावा बोलो कभी पार्टी में ही थे तो ऐसी स्टेन लगी हुई ड्रेस पहनकर वहां पार्टी में रहना काफी एम्बेरेसिंग हो जाता, क्योंकि हर किसी को तो वह नहीं समझ सकते थे ना कि उसकी ड्रेस पर आकर वह दाग कैसे लगा, जूस यहाँ पर पार्टी में ही गिरा था। इसलिए इप्शिता काफी ध्यान से वो साफ कर रही थी, सुनाने लगे हुए शीशे में देखकर। अभी भी अपना ड्रेस साफ कर रही थी कि तभी फिर से इप्शिता का फोन बजा। इप्शिता ने कॉल पिक किया और फोन स्पीकर पर रखते हुए कहा, यार नंदिनी, तुम हमें ऐसे ही टाइम पर कॉल क्यों करती हो? प्लीज अभी फोन रखो, हम तुमसे बाद में बात करते हैं, पहले ही यहाँ पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। नंदिनी ने जैसे ही इप्शिता की यह बात सुनी वो परेशान होते हुए बोली, क्यों, अब क्या कर लिया तुमने इप्शिता? और मुझे पता नहीं क्यों ऐसी एक स्ट्रांग फीलिंग आ रही थी और तुमसे बात करने का मन हो रहा था, इसीलिए मैंने हाल चाल पूछने के लिए तो मैं कॉल कर लिया, लेकिन तुम तो काफी परेशान लग रही हो। उसकी बात सुनकर इप्शिता इरिटेट होते हुए बोली, हमने कुछ नहीं किया, पता नहीं वो कौन था वो आदमी, पता नहीं अनजाने में या फिर जानबूझकर हमसे टकरा गया और हमने जो ग्लास का जूस अपने हाथ में पकड़ा हुआ था वो हमारे कपड़ों पर गिर गया। नंदिनी ने अपना सिर पीटते हुए कहा, हे भगवान, ये लड़की भी, तुमसे एक भी काम ठीक से नहीं होता है ना? इतनी प्यारी ड्रेस थी, अब खराब कर ली ना उसे, और जीजू कहाँ है?
उन्होंने भी देख लिया ना क्या करती रहती है तू। इप्शिता ने अपनी तरफ से सफाई देते हुए कहा, सबसे पहली बात तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम तो शांति से एकदम किनारे खड़े हुए थे, वो पता नहीं कैसे आकर हमसे टकरा गया। और दूसरी बात, अभी हम वॉशरूम में है, अभिमन्यु यहाँ हमारे साथ थोड़ी ना अंदर आएंगे, वो बाहर खड़े हैं। नंदिनी ने इप्शिता को छेड़ते हुए कहा, अरे तो उन्हें अंदर बुलाओ, वो तुम्हारी थोड़ी हेल्प करे ताकि थोड़ा सा रोमांटिक माहौल बने और तुम्हारी यह पार्टी थोड़ी सी मेमोरेबल बन जाए। नंदिनी को इस तरह से बोलने पर इप्शिता ने जल्दी से मोबाइल फोन का स्पीकर बंद किया और फोन उठाकर अपने कान के पास लगाते हुए कहा, पागल हो गई हो क्या तुम, कहीं पर भी शुरू हो जाती हो। हमने तुमसे कहा ना वॉशरूम में है और तुमसे स्पीकर पर बात कर रहे थे और तुम हो कि कुछ भी अनाप शनाप बोलती हो। नंदिनी इप्शिता की बात सुनकर हंसते हुए बोली, अरे तो क्या हुआ, हमने कुछ गलत थोड़ी ना बोला, और वैसे भी वो तुम्हारे फियांसे हैं तो तुम्हारी इतनी हेल्प तो कर ही सकते हैं। इप्शिता ने इरिटेट होते हुए कहा, अच्छा तुम फोन रखो और हमें हमारा ड्रेस साफ करने दो, वरना अगर इस पर जूस का दाग पड़ गया तो फिर हम इसे साफ नहीं कर पाएंगे। इप्शिता की बात सुनकर नंदिनी बोली, अच्छा ठीक है बाबा, मैं फोन रखती हूँ, लेकिन तो उससे पहले मुझे ये तो बता दे, वहां पार्टी में सब लोग तुम्हें देखकर शॉक्ड तो हो ही गए होंगे है ना। इप्शिता नंदिनी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ ऐसा ही कुछ हुआ। खैर हमने जो सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हम तो सोच रहे थे कहीं अभिमन्यु के सामने लोग हमें इग्नोर ही ना कर दे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जितनी अटेंशन अभिमन्यु को नहीं मिली, उससे ज्यादा तो हमें ही मिल गई। नंदिनी यह बात कर खुश होते हुए बोली, देखा ये सब कुछ मेरे मेकअप का कमाल है, अगर मैं ना होती तो पता नहीं तुम कैसे रेडी होती। इप्शिता ने भी उससे बिना किसी बहस के उसकी बात मानते हुए कहा, अच्छा चलो ठीक है, अब तुम फोन रखो, हमें परेशान मत करो, हम घर पहुंचकर तुमसे बात करेंगे। नंदिनी ने कहा, ठीक है बाय, एंजॉय योर पार्टी। इप्शिता ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, काहे की एंजॉय, पार्टी में एंजॉयमेंट नहीं हो रहा है, पता नहीं और कितनी देर अभी हमें यहाँ वॉशरूम में लगने वाले हैं। नंदिनी ने उसकी बात सुनी और कहा, अब तुम जल्दी जल्दी सब कुछ साफ करो और बाहर निकालो, वरना सारा टाइम तुम यही वॉशरूम में ही बिता दोगी। इप्शिता ने कहा, हाँ जा रहे हैं, पहले तुम तो कॉल डिस्कनेक्ट करो। नंदिनी उसकी बात सुनकर कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए बोली, ओके बाय, और घर पहुंचकर मुझे कॉल करना। इप्शिता ने हामी भरी और कॉल कट कर दिया। वही अभिमन्यु उसके बाहर निकलने का वेट करता हुआ अभी भी वॉशरूम के बाहर ही खड़ा था। वो इप्शिता के आने का वेट कर रहा था। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला और अभिमन्यु को लगा शायद इप्शिता ही निकल रही है। वो दरवाजे की तरफ देखते हुए बोला, हमें लगा आप थोड़ा और टाइम लेने वाली है, लेकिन अभिमन्यु इतना बोल ही रहा था कि वह बोलते बोलते चुप हो गया। जब उसकी नजर दरवाजे से बाहर आने वाली उस लड़की पर पड़ी और वो एकदम चुप होकर अपनी जगह पर ही रुक गया। वहीं दूसरी तरफ उस लड़की ने जैसे ही अभिमन्यु को देखा, वह वही गेट के पास रुकी और अभिमन्यु को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, ओ माय गॉड, मिस्टर अभिमन्यु राजवंशी, कुंवर सा होने वाले राजा, आप यहाँ वॉशरूम के बाहर क्या कर रहे हैं। अभिमन्यु उसकी यह बात सुनकर थोड़ा सा शॉक्ड हुआ और उसने अपने मन में कहा, अभी थोड़ी देर पहले तक तो ये बाहर थी, अब ये यहाँ क्या कर रही है, इतनी जल्दी वहां से यहाँ कैसे आ सकती है, और हमने तो इसे अंदर जाते भी नहीं देखा। अभिमन्यु अपने मन में सोच ही रहा था कि वह लड़की बड़ी ही सेक्सी वे में चलते हुए अभिमन्यु के करीब आई और उसके जस्ट सामने रुकते हुए बोली, क्या हुआ, हमेशा की तरह हमारी आंखों में खो गए क्या। अभिमन्यु उसे घूरते हुए देख रहा था। वो अभिमन्यु के ऐसे शौक चेहरे को देखकर मन ही मन खुश होने लगी और अभिमन्यु के बिल्कुल करीब जाकर उसने अभिमन्यु के माथे पर अपनी इंडेक्स फिंगर को रखा और धीरे धीरे उसे उसके गालों से होते हुए उसकी गर्दन तक ले आए। अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, What are you doing? अवंतिका, दूर रहिए हमसे। अवंतिका ने अभिमन्यु की यह बात सुनकर उसके और करीब जाते हुए कहा, क्यों, आज भी मेरे इतने करीब आने से तुम्हारी हॉट बीट तेज हो जाती है क्या, आज भी इतना फर्क पड़ता है क्या तुम्हें। इतना बोलकर उसने अभिमन्यु के सीने पर अपना हाथ रख दिया। अभिमन्यु उसे ऐसा करते देखकर वॉशरूम के दरवाजे की तरफ देखने लगा। उसने थोड़ा घबराते हुए अपने मन में कहा, अगर इप्शिता भी बाहर आ गई और उन्होंने अवंतिका को देख लिया तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे। अभिमन्यु ये सोच ही रहा था कि तभी अवंतिका ने कहा, तुम्हारे दिल की धड़कन तो अभी भी वैसे ही धड़क रही है जैसे पहले धड़कती थी जब जब मैं तुम्हारे करीब आती थी, इसमें तो 1% का भी कोई बदलाव नहीं आया। इसका मतलब आज भी मैं तुम्हारे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट हूँ। एम आई राइट।
अभिमन्यु ने अवंतिका का हाथ अपने सीने पर से हटाते हुए कहा, जस्ट शट अप और जाओ यहाँ से, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए अपने दिल और दिमाग से यह गलतफहमी निकल दो। तुम्हें तो हमने अपने दिल से उसी दिन निकाल दिया था जिस दिन तुम हमें छोड़कर गई थी, इसलिए अब ऐसी कोई गलतफहमी मत रखना। अभिमन्यु ने काफी गुस्से में ये बात कही। अवंतिका उसे इतने गुस्से में देखकर मुस्कुराते हुए बोली, ओ रियली, दिल से तो तुमने निकाल दिया, लेकिन क्या दिमाग से निकाल पाए हो मुझे? इतना बोलकर वो अभिमन्यु के और करीब चली गई और अभिमन्यु की आंखों में आंखें डालकर देखे हुए बोली, लेट मी सी नो, तुम्हारी आंखों में तो मुझे आज भी अपने लिए उतना ही प्यार और जुनून नजर आ रहा है जितना पहले नजर आता था। तुम आज भी मुझे भूल नहीं पाए हो। चाहे तुम इस बात को जितना भी झुठला लो, लेकिन सच से भाग नहीं सकते हो। अभिमन्यु। अभिमन्यु ने अवंतिका के कंधे पर अपने दोनों हाथ रखे और उसे धीरे से खुद से दूर करते हुए कहा, तुम्हें अगर ऐसा ही कुछ सोचना है तो सोचती रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही तुम्हारी इन बातों से और ना ही तुम्हारे यहाँ होने से। और वैसे भी हम तुम्हें साफ साफ ये बात बता देते हैं कि हम यहाँ पर किसी का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले कि वो यहाँ पर वापस आए, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। अवंतिका अभिमन्यु की बात सुनकर उसके चेहरे के बिल्कुल करीब जाते हुए बोली, ओह रियली, आखिर ऐसा कौन है वॉशरूम के अंदर जिसके लिए तुम यहाँ पर एक बॉडीगार्ड की तरह खड़े होकर इंतजार कर रहे हो? अभिमन्यु ने अवंतिका की बात सुनकर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसे अवंतिका की बातों को सुनकर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो इस टाइम किसी तरह से अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसने अवंतिका को जवाब देते हुए कहा, हाँ ये समझ लो, है कोई इतना स्पेशल जिसके लिए हम कुछ भी बन सकते हैं? आप चाहे तुम बॉडीगार्ड को हो या फिर सिक्योरिटी गार्ड, जो भी तुम्हारा मन हो, लेकिन मुझसे दूर रहो। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कोई अनजान लड़की इस तरह से मुझे टच करे और मेरे इतना करीब आए, इसलिए अपनी हद में रहो। अभिमन्यु का ये जवाब सुनकर अवंतिका बहुत ही बुरी तरह से जुड़ गई, लेकिन फिर भी अभिमन्यु की बात पर बोली, अच्छा मजाक कर लेते हो तुम अनजान, और मैं तुम्हें भी पता है मेरे इस खूबसूरत चेहरे को तुम कभी भूल नहीं सकते चाहकर भी, और मुझे पता है आज भी मैं ही तुम्हारे सपनों में आती होगी। वैसे मुझे सामने देखकर जरूर तुम्हें वह सब कुछ याद आ गया होगा जो भी पल हमने साथ में बिताए थे, क्योंकि अवंतिका से तो कोई मूव ऑन हो ही नहीं सकता है, कभी तुम भी नहीं। अभिमन्यु। इतना बोलते हुए वो दोबारा से उसके नजदीक आने लगी और अभिमन्यु कुछ कदम पीछे हुआ, लेकिन अवंतिका को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बहुत ही सिडिक्टिव अंदाज में मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रही थी और उसने दोबारा से अपना हाथ ऊपर उठाया और अपने हाथ की एक उंगली से वो अभिमन्यु के गालों को टच करने ही वाली थी कि अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़ा और पीछे की तरफ झटकते हुए गुस्से में बोला, दूर रहो हमसे, हमने कहा ना तुम्हें कम सुनाई देता है क्या? और जाओ यहाँ से, हमारे लिए तुम सिर्फ एक अनजान लड़की हो और इसके अलावा कुछ भी नहीं हो, तुम मेरे लिए समझ जाओ इस बात को। अवंतिका उसके ऐसा करने पर खिसिया गई, लेकिन फिर भी उस खिसियाहट को अपनी मुस्कुराहट के नीचे छुपाते हुए बोली, हाँ जैसे तुमने बोल दिया और मैंने मान लिया। मत मानो, तुम्हारी मर्जी। अभिमन्यु गुस्से में उसे दूर जाते हुए बोला, लेकिन अवंतिका ने उसके पीछे आते हुए कहा, अरे लेकिन मेरी इस बात का जवाब तो दे दो, ऐसे बॉडीगार्ड बनकर यहाँ पर खड़े होकर किसका इंतजार कर रहे थे और अब उसका इंतजार नहीं है क्या तुम्हें? इतना बोलकर अवंतिका फिर से उसका मजाक उड़ाते हुए हंसी। अभिमन्यु को उसे पर काफी गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन इप्शिता के बारे में सोचकर वो फिर से वहां पर ही रुक गया। अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़ा और पीछे की तरफ झटकते हुए गुस्से में बोला, दूर रहो हमसे, हमने कहा ना तुम्हें कम सुनाई देता है क्या? और जाओ यहाँ से, हमारे लिए तुम सिर्फ एक अनजान लड़की हो और इसके अलावा कुछ भी नहीं हो, तुम मेरे लिए समझ जाओ इस बात को। अवंतिका उसके ऐसा करने पर खिसिया गई, लेकिन फिर भी उस खिसियाहट को अपनी मुस्कुराहट के नीचे छुपाते हुए बोली, हाँ जैसे तुमने बोल दिया और मैंने मान लिया। मत मानो, तुम्हारी मर्जी। अभिमन्यु गुस्से में उसे दूर जाते हुए बोला, लेकिन अवंतिका ने उसके पीछे आते हुए कहा, अरे लेकिन मेरी इस बात का जवाब तो दे दो, ऐसे बॉडीगार्ड बनकर यहाँ पर खड़े होकर किसका इंतजार कर रहे थे और अब उसका इंतजार नहीं है क्या तुम्हें? इतना बोलकर अवंतिका फिर से उसका मजाक उड़ाते हुए हंसी। अभिमन्यु को उसे पर काफी गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन इप्शिता के बारे में सोचकर वो फिर से वहां पर ही रुक गया। अभिमन्यु ने अवंतिका की बात सुनकर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसे अवंतिका की बातों को सुनकर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो इस टाइम किसी तरह से अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसे इस तरह इतना शांत देखकर अवंतिका ने उसे और भी ज्यादा प्रोवोक करते हुए कहा, ओहो अब भी तुम इस तरह से इतने चुपचाप खड़े हो, इसका मतलब मेरा गैस सही था, तुम यहाँ पर किसी का बॉडीगार्ड बनकर इंतजार कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि तुम्हें तुम्हारी कुंवर सा वाली पोस्ट से हटा दिया गया हो, इसीलिए तुम्हें अब बॉडीगार्ड का काम करना पड़ रहा है?
अभिमन्यु अवंतिका को गुस्से से घूरते हुए देख रहा था। वो उसकी ऐसी बातें सुनकर भी कुछ नहीं बोला क्योंकि उसे पता था अवंतिका उसे उकसाने के लिए ही यह सब कुछ बोल रही थी। अवंतिका ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर ऐसा है तब तो फिर मैंने तुम्हें छोड़कर बहुत अच्छा डिसीजन लिया। अभिमन्यु अपने गुस्से को और कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, जस्ट शट अप, हम यहाँ पर अपनी फियांसे का वेट कर रहे हैं। तुम्हारी यह फालतू की बकवास बातें सुनने में हमें 1% का भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अभी के अभी यहाँ से चली जाओ, वरना। अभिमन्यु बोल ही रहा था कि अवंतिका ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, वरना क्या क्या करोगे बोलो, हमेशा की तरह मुझे चुप करवाने के लिए किस करोगे? वैसे कर भी सकते हो, आई हैव नो प्रॉब्लम, कम एंड किस मी। इतना बोलकर अवंतिका अभिमन्यु के करीब जा ही रही थी। अभिमन्यु ने उसे खुद से दूर धकेलते हुए कहा, जस्ट स्टे अवे एंड लीव मी। अभिमन्यु तेज आवाज में चिल्लाया। इप्सिता जो वॉशरूम से बाहर आ ही रही थी, उसने अभिमन्यु की आवाज सुनी। वो अचानक से दरवाजे के पास ही रुकते हुए बोली, ये तो अभिमन्यु की आवाज है। इतना बोलकर इप्सिता तेज कदमों से वॉशरूम से बाहर निकली। उसने अभिमन्यु के सामने एक लड़की को खड़े हुए देखा। वह हैरानी से उन दोनों की तरफ देखने लगी। इप्सिता अभिमन्यु के पास आई और उसने अभिमन्यु का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ अभिमन्यु, आप ठीक है ना? आप इस तरह से चिल्लाए क्यों? और यह कौन है? अभिमन्यु गुस्से में था, लेकिन जैसे ही इप्सिता वहां पर आई और उसने अभिमन्यु का हाथ पकड़ा तो अभिमन्यु का गुस्सा धीरे धीरे कम हो गया, लेकिन फिर भी उसने इप्सिता के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। इप्सिता ने अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहा, वो एक्चुअली हमने अपनी ड्रेस साफ कर ली है। इप्सिता वहां अभिमन्यु के सामने खड़ी अवंतिका की तरफ हैरानी से देखने लगी। अभिमन्यु ने इप्सिता से कहा, चलिए इप्सिता, हम बाहर चलते हैं। इप्सिता ने अभिमन्यु की बात सुनी, लेकिन वो अभी भी अवंतिका को ही घूरते हुए देख रही थी। तब तक अवंतिका ही इप्सिता के करीब आई और उसने इप्सिता को सिर से लेकर पांव तक घूरते हुए कहा, इस लड़की का तुम इंतजार कर रहे थे, ये है तुम्हारी फियांसे। सीरियसली इसमें तुम्हें क्या खास दिख गया जो? अवंतिका बोल ही रही थी कि इप्सिता उसे घूरते हुए देखने लगी और उसने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इप्सिता ने जैसे ही अवंतिका से यह बात पूछी, अभिमन्यु उन दोनों की बात सुनकर अपनी आंखें कसकर बंद करते हुए अपने मन में बोला, जिस बात का हमें डर था वही हुआ। हम यही सोच रहे थे कि अवंतिका और इप्सिता एक दूसरे के सामने ना आए, लेकिन वही हो गया। अब क्या करें, हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, हम इस प्रॉब्लम को कैसे सुलझाएंगे? और यह अवंतिका ये तो बुरी से बुरी बातें बोलेगी जानबूझकर, और अगर इसने इप्सिता के लिए कुछ भी गलत बोला तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अभिमन्यु ने इप्सिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलिए इप्सिता, हमें यहाँ से चलना चाहिए, फालतू लोगों के मुंह लगने की जरूरत नहीं है। इप्सिता ने अभिमन्यु को रोकते हुए कहा, एक मिनट रुकिए अभिमन्यु, इसने कुछ बोला है वह भी हमारे बारे में, और हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते कि कोई हमें लेकर ऐसी कोई कमेंट पास करे। इप्सिता इतना बोलकर अवंतिका के सामने आकर खड़ी हुई और उसने अपने दोनों हाथ आगे बांधते हुए कहा, ओ हेलो, क्या कहा तुमने अभी अभी, और तुम्हारी वो बात बोलने का मतलब क्या है, क्या हम जान सकते हैं? अवंतिका इप्सिता को घूरते हुए बोली, वैसे मानना पड़ेगा अभिमन्यु, तुम्हारी यह किराए की फियांसे में कॉन्फिडेंट तो कूट कूट कर भरा हुआ है। इप्सिता उसकी यह बात सुनकर अभिमन्यु की तरफ देखते हुए बोली, व्हाट, किराए की फियांसे? तुम्हारा दिमाग खराब है, क्या बकवास किए जा रही हो? अभिमन्यु ने जैसे ही अवंतिका की यह बात सुनी, वो इप्सिता के बगल में आकर खड़ा हुआ और उसने अवंतिका की तरफ घूर कर देखते हुए कहा, अवंतिका, दिस इज इनफ, हम तुमसे पहले ही बोल चुके हैं और हमसे और हमारी फियांसे दूर रहो। जैसे ही इप्सिता ने अभिमन्यु के मुंह से अवंतिका नाम सुना, इप्सिता समझ गई कि यह अभिमन्यु की एक्स गर्लफ्रेंड है, इसीलिए अभिमन्यु उस पर चिल्लाया था। जैसे ही इप्सिता को ये बात समझ में आई, उसने अवंतिका को घूरते हुए कहा, तुम्हें ऐसा नहीं लगता किसी दूसरे के फियांसे के साथ इस तरह यहाँ वॉशरूम के सामने खड़े होकर बात करना ये गुड मैनर्स में नहीं आता? अवंतिका ने अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहा, वैसे मानना पड़ेगा, दुनिया वालों को तुम बड़ी ही आसानी से पागल बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। मैं अभिमन्यु को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, वो मेरे अलावा किसी से शादी कर ही नहीं सकता, शादी करना तो दूर इस बारे में सोच भी नहीं सकता, क्यों अभिमन्यु? अभिमन्यु उसकी बात सुनकर तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोला, स्टॉप ऑल दिस, दैट्स इनफ। अभिमन्यु को इस तरह चिल्लाते देखकर अवंतिका हंसते हुए बोली, तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा इस बात को साफ जाहिर कर रहा है कि तुम आज भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो।
मुझे और बाकी सबको ये दिखाने के लिए कि तुम मुझे भूल चुके हो और आगे बढ़ चुके हैं, इसीलिए इस लड़की को अपने साथ लेकर आए हो ना, ताकि कोई तुम्हें हॉट ब्रोकन सिंगल ना समझे। इप्शिता ने अभिमन्यु की तरफ देखा। वो गुस्से में था लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कुछ भी बोल नहीं रहा था, इसलिए उसकी तरफ से जवाब देते हुए इप्शिता अवंतिका के सामने आकर बोली, मानना पड़ेगा ओवर कॉन्फिडेंस हो तो तुम्हारे जैसा, तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि अभिमन्यु तुम जैसी लड़की को भूल नहीं पाएंगे। शक्ल देखी है तुमने अपनी। हम तो ये सोच रहे हैं कि अच्छा ही हुआ जो तुम्हारा अभिमन्यु से ब्रेकअप हो गया, वरना शायद हम अभिमन्यु से कभी ना मिल पाते। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? तुम्हारी इतनी अच्छी किस्मत ही नहीं कि तुम्हें अभिमन्यु जैसा कोई लाइफ पार्टनर मिले, इसलिए आई एम सो हैप्पी कि तुम अब अभिमन्यु की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी हो। इतना बोलकर इप्शिता ने अभिमन्यु की बाहों को कसकर अपने हाथों में पकड़ लिया और उसने अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहा, एंड यस फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हम अभिमन्यु के कोई फेक फ्यांसे नहीं है। हमारी बहुत जल्द शादी होने वाली है। वैसे तुम चाहो तो हमारी शादी में भी आ सकती हो, जिससे तुम्हें यकीन हो जाए। इप्शिता इतना बोलकर अभिमन्यु की तरफ देखते हुए बोली, चलिए अभिमन्यु, हम चलते हैं, वहां पार्टी में सब हमारा वेट कर रहे होंगे। इतना बोलकर इप्शिता ने अभिमन्यु के हाथ को अपने हाथ में लिया और उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसाते हुए कसकर पकड़ लिया। अभिमन्यु भी इप्शिता के इस बिहेवियर को देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो गया। वहीं सामने खड़ी अवंतिका इप्शिता को घूरते हुए देख रही थी। उसने इप्शिता की तरफ गौर से देखा और अपने मन में कहा, इस लड़की को देखकर हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमने इसे कहीं देखा है, लेकिन कहाँ देखा है, बस वह याद नहीं आ रहा। इप्शिता अभिमन्यु की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, चले। अभिमन्यु ने धीरे से हामी भरी और वह इप्शिता पर बहुत ही प्राउड फील कर रहा था जिस तरह से उसने पूरी सिचुएशन हैंडल की और उसकी तरफ से ये सब कुछ बोला। अवंतिका खिसिया गई थी और उसे वहां पर छोड़कर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए वॉशरूम कॉरिडोर से बाहर निकलने लगे। अवंतिका अभी भी गुस्से से उन दोनों को घूरते हुए देख रही थी। अभिमन्यु और इप्शिता वहां से जाने लगे कि अवंतिका भी तेज कदमों से आगे बढ़ी और पीछे से आवाज लगाते हुए बोली, झूठ मत बोलो, क्योंकि सच क्या है मैं जानती हूँ, और जो झूठ बोलते हैं वही इस तरह से भागते हैं, और तुम दोनों भी भाग रहे हो, इसका मतलब मेरा शक सही है। उसकी ऐसी बातें सुनकर इरिटेट होते हुए इप्शिता अपनी जगह पर रुक गई और उसके साथ ही अभिमन्यु को भी रुकना पड़ा, जबकि वो वहां पर रुकना नहीं चाहता था क्योंकि वो अवंतिका को बहुत अच्छी तरह से जानता था। उनके रुकने का फायदा उठाते हुए अवंतिका भी भागकर आगे आई और उन दोनों के आगे जाकर उनका रास्ता रोकते हुए बोली, वेट अ मिनट, और क्या कहा तुमने? अभिमन्यु तुमसे शादी करेगा? हा 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 हा, दिस इज द जोक ऑफ द डे। मैं अभिमन्यु को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, वो मेरे बाद किसी और लड़की को डेट तक नहीं कर पाया, तो वो शादी क्या तुमसे खाक करेगा? अभिमन्यु अवंतिका की यह बात सुनकर गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोला, अवंतिका, जस्ट शट अप एंड स्टे अवे। हमारे रास्ते से हटो और हम तुमसे अब और कोई भी बात नहीं करने वाले हैं, और हम ये भी नहीं चाहते कि तुम हमारी फियांसे से कोई भी बात करो, इसलिए बेहतर होगा कि तुम हम दोनों से दूर रहो। अभिमन्यु ने इनडायरेक्ट उसे वार्निंग देते हुए कहा, लेकिन फिर भी अवंतिका की तरफ देखकर लग नहीं रहा था कि उसे अभिमन्यु की इन बातों से जरा भी फर्क पड़ा था। अवंतिका अभिमन्यु की यह बात सुनकर बेशर्मों की तरह मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा अगर ऐसा है तो फिर क्यों आज भी जब मैं तुम्हारे करीब आती हूँ तो क्यों तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, और तुम्हारे दिल में दबा हुआ वो प्यार जो सिर्फ मेरे लिए था वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है ना? और रही बात इस लड़की से शादी करने की, तो आई एम 100% श्योर तुम इससे शादी नहीं करोगे, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम इसे सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए अपने साथ लेकर आए हो। अवंतिका की ऐसी बातें सुनकर इप्शिता वो बहुत ही बुरा लग रहा था, क्योंकि वह बार बार उन दोनों के रिश्ते को लेकर सवाल कर रही थी और उन दोनों का मजाक उड़ाते हुए हंस भी रही थी, इसलिए इप्शिता अवंतिका को घूरकर खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। इप्शिता ने अपने मन में कहा, ये बार बार वही सारी बातें दोहराकर अभिमन्यु को हट करने की कोशिश कर रही है, इसलिए ये सब बोल रही है। हमें कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे अवंतिका को इस बात पर यकीन हो जाए कि हम दोनों सच में शादी करने वाले हैं, और इसलिए बोलती बंद हो जाए। लेकिन हम ऐसा क्या करें? इप्शिता ने अवंतिका को घूरते हुए कहा, ओ हेलो, हम दोनों तुम्हारे साथ आर्ग्यूमेंट करके अपना और टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते, और नहीं तुम्हें कुछ प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि तुम इस लायक भी नहीं हो। चलिए अभिमन्यु, थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।